अस्पताल के बेड पर खामोश पड़ा ये शातिर बदमाश सनी है, जो 25,000 का इनामी बदमाश है। मेरठ में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र रानी नंगला मोड़ पर चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश तेजी से बाइक को दूसरे रास्ते की ओर ले जाने लगा। पुलिस के मुताबिक अचानक बाइक फिसलने की वजह से बदमाश गिर गया, लेकिन अपराधी सनी ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इन्होंने एक बाइक सवार व्यक्ति को जब रुकने का इशारा किया तो वो हड़बड़ाकर भागने लगा। उस हड़बड़ाकर भागने में उसकी बाइक फिसल कर गिर गई और उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तो जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें ये एक बदमाश घायल हुआ है। उसका नाम जो है सनी पुत्र महेंद्र निवासी मनोहरपुर हस्तिनापुर बताया जा रहा है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सनी पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। लव मैरिज जान पर बन जाएगी, ये भला कहां किसी को पता था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पड़ा डिल्लू पटेल का शव और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, जहां गढ़ा कोटा में बुधवार की रात 9 बजे बजरंग वार्ड निवासी डिल्लू पटेल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। घर वालों ने तुलसी रेखवार पर जान से मारने का इल्जाम लगाया है। घर वालों के मुताबिक डिल्लू पटेल के छोटे भाई राजा पटेल ने तुलसी रेखवार की बहन से गुरुग्राम में लव मैरिज की थी। उसी का विवाद था जिसकी वजह से डिल्लू पटेल की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस थाने से महज 100 मीटर पर हत्या। पुलिस को गोलियों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। दरअसल बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के कोमल विहार कॉलोनी में अक्षय नाम के शख्स की उसी की फैक्ट्री में अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों ने फैक्ट्री मालिक को 4 गोलियां मारी हैं और शव को उसी की फैक्ट्री में ऊपरी मंजिल पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर एक शख्स अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था, जिस पर शक जताया जा रहा है क्योंकि वो घटना के समय से फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस की गिरफ्त में ठग ठग गैंग के शातिर बदमाश हैं, जिनको पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ठग ठग गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। ये शातिर अपराधी बैंकों के बाहर खड़े होकर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये शातिर अपराधी बाइक सवार लोगों के शरीर पर गंदगी और खाज खुजली की दवा फेंककर लोगों को लूटते थे। ये गैंग बैंकों के बाहर खड़े रहकर बैंक में पैसा जमा करने और निकालने के लिए आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखते थे, और जब वो पैसे निकालकर कार में बैठते हैं तो इस गैंग के सदस्य टारगेट की कार की खिड़की पर ठक ठक बजाकर उनके पैसे नीचे गिरने की बात बोलकर उनके कार में रखे मोबाइल, लैपटॉप और उनके पास रखे लाखों रुपए पर हाथ साफ करते थे। महाराष्ट्र के सभी जिलों की पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में इस गैंग पर 50 से अधिक मामले दर्ज थे। दीपक किशन भोडकर नाम का ये बदमाश हाथ में लोहे की रोड लेकर गोरेगांव और राम मंदिर रेलवे स्टेशन के बीच बैठा रहता था, और जैसे ही कोई यात्री मोबाइल लेकर दरवाजे पर खड़ा दिखता, ये बदमाश उस पर लोहे की रोड से हमला कर देता और फिर मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाता था। बोरीवली जीआरपी के मुताबिक उसको शिकायत मिली थी कि आरोपी दीपक ने 21 साल के शक्ति मोहन पर हमला किया। हमले के दौरान आरोपी ने शक्ति को ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दीपक का एक गैंग है जो मिलकर फटका मार जैसी वारदातों को अंजाम देता है। मोबाइल की झपटमारी के बाद वो उन्हें सस्ते दामों पर बेच दिया करते हैं। एक युवक को कमरे में बंद कर दिया, मुंह पर कपड़ा बांध दिया और फिर दनादन डंडे बरसा दिए। 1 नहीं 2 नहीं लगातार डंडे मारकर इसे अधमरा कर दिया गया। तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की हैं। युवक पीट रहे शख्स से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपी युवक की दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही। पीड़ित युवक को अर्धनग्न करके भी डंडे से पीटा गया। आरोपी का दूसरा साथी पीड़ित से मारपीट का वीडियो बना रहा है। पीड़ित परिवार पुलिस के पास युवक की मारपीट को लेकर न्याय के लिए पहुंचा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में एससी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। एक तरफ पत्थरबाज है तो दूसरी तरफ
पुलिस। पथराव की तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां पर ग्रामीणों ने एक थाने पर हमला कर दिया। हाथों में लाठी लिए पुलिस कर्मियों पर ईंट से हमला किया गया। किसी पुलिसकर्मी का सिर फूटा तो किसी का पैर टूटा। दरअसल संभल में करंट लगने से एक युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने शव को गुन्नौर थाने के बाहर रखकर जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने शुरुआत में लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने की बजाय उग्र हो गई और देखते ही देखते प्रदर्शन ने हंगामे का रूप ले लिया। गुस्साई भीड़ ने सड़क किनारे रखी ईंट को उठाकर थाने पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन बुधवार शाम लोग शव को लेकर थाने के बाहर पहुंच गए और सड़क पर जाम लगाने की कोशिश करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बातचीत में ही विवाद बढ़ गया। भीड़ भड़क गई और गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने पथराव करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस पथराव में घायल हुए पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यही है वो वीडियो जो आपको बताएगा कि सड़क पर रफ्तार का कहर कितना जानलेवा हो सकता है। पटना हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में आपको दिखेगा कि सड़क किनारे कुछ लोग सो रहे हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। सड़क पर सन्नाटा पच रहा है। इसी बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है। गाड़ी की रफ्तार को देखकर लगता है कि ड्राइवर अपना कंट्रोल खो चुका है और एक झटके में यह कार 3 बच्चों के ऊपर चढ़ जाती है। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गुस्साई भीड़ ने एक कार सवार को पीट कर मार डाला। ये वीडियो साफ बताता है कि सड़क पर तेज रफ्तार किस कदर जानलेवा हो सकती है। ममता बनर्जी कब क्या करेंगी, इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को पश्चिम बंगाल की सियासत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली ममता बनर्जी ने अब लेफ्ट और कांग्रेस से बीजेपी के खिलाफ मिलकर संघर्ष करने की अपील करके साफ कर दिया है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। बंगाल की सियासत से लेफ्ट फ्रंट को जिस ममता बनर्जी ने अकेले दम पर सत्ता से बाहर कर दिया और माँ माटी मानुष का नारा देकर तृणमूल कांग्रेस की लहर चलाई, उनको ही अब एहसास हो गया है कि बीजेपी आने वाले दिनों में उन पर भारी पड़ सकती है। और यदि अभी से उन्होंने कोशिश नहीं की तो पश्चिम बंगाल में उनका भी वही हाल होगा जो आज लेफ्ट फ्रंट का हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को दिए गए अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, हमें बीजेपी से लड़ने के लिए एक हो जाना चाहिए। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी साथ होकर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चोट से ममता तिलमिलाई हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि जल्द ही बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा नहीं बना तो 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इंदौर जेल के बाहर हंगामा करते ये लोग बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थक हैं। उन्हीं आकाश विजयवर्गीय के समर्थक जिनके हाथ में बुधवार को बल्ला था और दिमाग में हावी था विधायक होने का गुरूर। इंदौर नगर निगम के कर्मचारी को सरेआम क्रिकेट बैट से पीटने के आरोप में आकाश विजयवर्गीय को कोर्ट ने 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा तो उनके समर्थक भड़क गए। आकाश की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंदौर जेल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से विधायक आकाश की गिरफ्तारी के चलते इंदौर जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई थी। बावजूद इसके जेल के बाहर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए। हंगामे के बीच आकाश विजयवर्गीय के एक समर्थक ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि युवक की इस हरकत पर काबू पाकर पुलिस प्रशासन ने उसे पकड़ लिया। सर आपको लगता है कि ये पूरा जो एक एक्ट हुआ है कहीं ना कहीं सर एक विधायक है, सर जिस तरीके से उन्होंने ये बैट से पिटाई की है सर एक अधिकारी की, सर आप किस तरह देखते हैं सर? आप आकाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी भले ही बोलने से बच रही है, लेकिन इस घटना से कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका जरूर मिल गया है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जारी हुआ नोटिस विवाद का सबब बना हुआ है। नोटिस की वजह से एएमयू प्रशासन, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और शहर के निजी अस्पतालों में हलचल देखी जा रही है। दरअसल ये नोटिस एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। एएमयू रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद द्वारा जारी इस नोटिस में कहा गया है कि एएमयू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ड्यूटी आवर्स में निजी अस्पतालों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। उस दौरान मेडिकल कॉलेज में आए मरीज डॉक्टरों की गैर हाजिरी की वजह से परेशान होते हैं। इसलिए मेडिकल कॉलेज के एचओडी
ऐसे डॉक्टर की पहचान कर उनके नाम कार्रवाई के लिए भेजें। साथ ही नोटिस में ये भी कहा गया है कि एएमयू ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर कराएगा जो यहाँ के डॉक्टरों को अपने यहाँ बुलाकर प्रैक्टिस कराते हैं। सूत्रों के मुताबिक ताजा नोटिस से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों में भी हड़कंप मचा है, क्योंकि सवाल निजी प्रैक्टिस पर रोक का है। हालांकि निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का मानना है कि एएमयू का नोटिस मजाकिया है। उनके मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निजी अस्पतालों को नोटिस देने का कोई हक नहीं है। एएमयू निजी अस्पतालों को एफआईआर कराने की धमकी देने की बजाय अपने डॉक्टरों पर नकेल कसे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस पर रोक वाले नोटिस से एएमयू में घमासान जरूर है, लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल इससे मरीजों का भला होता नजर आ रहा है। दुनिया के 20 बड़े देशों का महासम्मेलन यानी G20 जापान के ओसाका में हो रहा है। भारत, चीन, रूस और अमेरिका समेत दुनिया के 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस महासम्मेलन के लिए जापान के ओसाका शहर में जमा हुए हैं। G20 समिट की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल जीडीपी का 90% हिस्सा G20 देशों के हिस्से में आता है। यही देश दुनिया भर में कारोबार, विकास और जलवायु परिवर्तन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। साफ है कि G20 समिट में जो फैसले लिए जाते हैं उनमें वजन होता है और उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। G20 समिट में परचम लहराने के लिए हिंदुस्तान भी पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में 10 द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन ब्रिक्स, रूस, भारत और चीन यानी रिक और जापान, अमेरिका, भारत यानी JAI की बैठकों में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की तगड़ी रणनीति के आगे पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह गए। यूएनएससी में भारत की दावेदारी को मिला है जोरदार समर्थन और पाकिस्तान को भी मजबूरन भारत का समर्थन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एशिया प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल की अस्थायी सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। कुल 55 देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया। भारत की कूटनीतिक घेरेबंदी के आगे पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दी और उसको भारत का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए मिला समर्थन दुनिया में भारत की बढ़ती साख को दिखाता है। आपको बता दें कि अस्थायी सदस्यता के लिए 5 देशों का चुनाव होना है। जून 2020 में अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव हो सकते हैं। चुनाव जीतने पर भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होगा। अस्थायी सदस्य बनने के बाद भारत आतंक सहित दुनिया के कई मसलों पर अपनी राय और ज्यादा मजबूती से रख पाएगा। देश भर के सराफा बाजारों में सोने में अचानक तेजी देखी जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि सोने की कीमत में ये छलांग तब देखी जा रही है जब बाजार में ग्राहकों की भारी कमी है। खरीदारी कम होने के बाद भी सोने की सरपट चाल लोगों को हैरानी में डाल रही है। जयपुर सराफा बाजार में 25 जून को सोने के भाव 35,000 प्रति ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गए। कमोडिटी विशेषज्ञों के मुताबिक सोने के भाव में आगे भी तेजी जारी रहने की संभावना है और यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो दीपावली जैसे त्योहारी सीजन में सोने की कीमत 39 से 40,000 रुपए तक पहुंच सकती है। पिछले 2 महीने से खाड़ी में बढ़ रहा तनाव सराफा बाजार में तेजी की वजह बन रहा है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर और विश्व इकोनॉमी में छाई सुस्ती की वजह से सोना तेजी से ऊपर जा रहा है। लोग सोने की खरीद जैसे सुरक्षित निवेश पर भरोसा कर रहे हैं। राजस्थान में 1 से 25 जून के बीच सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम 2300 रुपए की तेजी आ चुकी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं, जहां पर बुधवार शाम को तेज बारिश शहर में राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई। लगभग 1 घंटे तक जोरदार बारिश से शहर के बस स्टैंड से लेकर दुकानों में पानी भर गया। मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से दुकान और घरों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने नालियों और दुकानों से पानी निकाला। 1 घंटे तक बस स्टैंड से लेकर
नगर पालिका परिषद तक के रोड पर लगा रहा जाम, तो वहीं बारिश होने से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी इस बारिश से खिल गए। जान आफत में पड़ना किसे कहते हैं, ये तस्वीरें उसी की वानगी भर है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन उस वक्त ट्रक में सवार लोगों की सांसें टंग गई थी जब अचानक महानदी का जल स्तर बढ़ गया। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की हैं, जहां पर शिवरी नारायण घाट पर ये गाड़ियां रेत खनन के लिए गई थी, लेकिन तभी महानदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। खबरों के मुताबिक घाट पर मौजूद लोगों ने इन गाड़ियों में सवार ड्राइवर और हेल्पर को रेस्क्यू किया, लेकिन ये गाड़ियां नदी की बीच धारा में ही पड़ी रही। सवाल तो प्रशासन पर भी है कि कैसे बरसात का मौसम आने के बाद भी महानदी से रेत का खनन किया जा रहा है, जो नियमों की भी अनदेखी है, साथ ही इसमें जान का भी जोखिम है। क्रिकेट के मैदान पर भी भगवाकरण जैसे आरोप लग जाएंगे कि शायद कभी कोहली ने सोचा भी नहीं होगा। भगवाकरण को लेकर नई बहस की वजह बनी है टीम इंडिया की जर्सी। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया ऑरेंज जर्सी पहनकर उतरेगी। दरअसल इंग्लैंड और टीम इंडिया दोनों की जर्सी नीली है, इसकी वजह से भारतीय टीम की जर्सी में ऑरेंज रंग होगा। क्रिकेट की जर्सी में कांग्रेस नेता आरिफ कासिम खान को भगवाकरण की बू आ गई। चाहे खेल हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय एकात्मा के दूसरे आयोजित किए जाने वाले सरकार की तरफ से कार्यक्रम हो, भगवा राजनीति करने की जो शुरुआत इस देश में हुई है, इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साहब देख लीजिए राजनीति का हाल, जहां देश में एक धर्म जैसे माने जाने वाले क्रिकेट को भी नहीं बख्शा जा रहा है। क्या यह प्रभु राम का भित्ति चित्र है? क्या इराक में राम भक्त हुआ करते थे? इन सवालों के सामने आने की वजह है इन भित्ति चित्रों को लेकर किए गए दावे। यह है इराक के हुरन शेखन का दरबंद बेलूला, जो 2000 ईसा पूर्व एक प्राचीन सभ्यता का ठिकाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरबंद में जो भित्ति चित्र मिले हैं, उनकी जांच के लिए एक दल भारत से भी हाल में गया था। जरा देखिए इन भित्ति चित्रों को। भित्ति चित्रों में एक राजा हाथी पर धनुष बाण लिए खड़े नजर आते हैं और आकृति की कमर पर एक तलवार लटक रही है। दुनिया भर की मान्यताओं में सिर्फ एक ही भगवान को धनुष बाण से जोड़ा जाता है, और वो है भगवान श्री राम। सामने एक आकृति और दिखाई देती है जो हाथ जोड़े हुए मानो नमन कर रही है, और इस आकृति को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह राम भक्त हनुमान है। जांच दल की रिपोर्ट तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इन दावों ने इंडोनेशिया और श्रीलंका के बाद अब इराक में ऐसे भित्ति चित्रों ने राम भक्तों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। पूरा इलाका आग के शोलों में तब्दील। तस्वीरें स्पेन के टेरागोना के जंगलों की हैं, जहां पर लगी भीषण आग अभी बुझी नहीं है, बल्कि और तेजी से धधक रही है। आग की लपटें कितनी भयानक उठ रही हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग को खामोश करने के लिए 260 फायर फाइटर और दमकल की 60 गाड़ियों को लगाया गया है, जबकि 15 एयरक्राफ्ट भी आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हैं। आसमान से हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पानी के साथ केमिकल की बारिश कर रहे हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके।